हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फार्म सिस्टम मीन्स कृषि प्रणाली, या समझ लीजिए खेत से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी प्रक्रिया है, उसके बारे में इसमें डिटेल में देखेंगे हम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। जो भी कृषि और खेती, ठीक है, ये दोनों को ही क्या देखा जाता है, एक सिस्टम की तरह। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइज़र, मशीनरी। इन चीज़ों को करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होता है, इनपुट्स और आउटपुट्स मीन्स आप किसी चीज़ को बनाने के लिए कितना एफर्ट डालते हो, जो डाले आपने एफर्ट, जो भी आपने डाली, या किसी चीज़ को उगाने के लिए जो भी आपने चीज़ें डाली है, वो इनपुट कहलाएंगी। और उससे यूज़ करके जो भी आपको बन के मिलता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं, ज़रूरी इनपुट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? सीड्स, फर्टिलाइज़र और मशीनरीज वगैरह, एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लगिंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है आपको इनपुट लगाने के लिए। कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो इन्वॉल्व करती है प्लगिंग, शोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। मीन्स कि प्लग करना, लगाना, शोइंग करना, सिंचाई करना, इरिगेशन करना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ठीक है, निराई करना या फिर कटाई करना। तो जोतना, उसके बाद क्या करना, बोआई करना, देन उसके बाद सिंचाई करना, देन निराई करना और फिर उसको काटना। तो द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ये जो आउटपुट होता है, फिर इस सिस्टम को यूज़ करने के बाद जो भी आउटपुट हमें मिलता है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। आप ऊपर फिगर 4.2 में देखोगे तो प्रोसेस दिखाएगा आपको क्या क्या इनपुट्स क्या क्या है। आपने मशीनरी यूज़ की, शीट्स यूज़ किए, केमिकल्स यूज़ किए, क्रॉप्स यूज़ किए, उनको क्या किया, प्लग किया, शोइंग किया, स्प्रेइंग किया। मीन्स उसकी जुताई की, बोआई की, देन उसके बाद उसके ऊपर जो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको स्प्रे किया। देन आपको आउटपुट मिला क्या, क्रॉप्स। जब ये सारे उग गए तो आपको क्या मिल गया, क्रॉप्स मिल गया। ये सारे इनपुट्स आपने लगाए, ये आपने किया प्रोसेस, देन आपको आउटपुट क्या मिला, क्रॉप बदले में। तो ये क्या है, फार्म सिस्टम है किसी भी अरेबल फार्म का, मीन्स कृषि योग्य भूमि का किसी भी फार्म सिस्टम में किस तरीके से किया जाता है। देन उसके बाद देखिए फिज़िकल इनपुट्स क्या क्या होते हैं। मीन्स कि आप ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए आपने लगा दी, डाल दी, ये हो गया, लेकिन आपका जो मेहनत फिज़िकल होता है और जो ह्यूमन के फार्म का इनपुट्स होता है, मीन्स जो कृषि अपना इनपुट लगाता है, जैसे क्या क्या ह्यूमन का क्या क्या इनपुट्स हो सकता है, स्टोरेज बना देगा, लेबर हो जाएगा, ये इंसान खुद, मशीनरीज लगा दिया उसने, देन उसके बाद उसने केमिकल्स यूज़ कर लिए। तो ये सारी चीज़ें जब वो लगाएगा, जो ह्यूमन के द्वारा लगाई जाती है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिज़िकल इनपुट जो फिज़िकली लगता है, जैसे क्या क्या, सनशाइन, धूप, टेम्परेचर, वहाँ का वातावरण, स्लोप कैसा है, ढलान है कैसा है, सॉइल कैसी है, रेनफॉल कैसा, बारिश हुआ। तो ये सारे फिज़िकल इनपुट्स मिलते हैं, तब जा कर के ये क्या है, फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा सिस्टम बता रहा है कि किस तरीके से आप ह्यूमन फॉर्म के अंदर आप किस तरह का इनपुट्स लगाते हो, किस तरह की चीज़ें आपको इनपुट चाहती है, देन उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, in this types of farming, organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals. No genetic modification is done to increase the yield of crops. मीन्स कि जो इस तरह की फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जहाँ पे किसी तरीके का केमिकल्स नहीं यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स मीन्स जो हमारे शुद्ध खाद होते हैं, और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं, मीन्स जो छिड़कते हैं हम लोग पेस्टिसाइड, वो नेचुरल होंगे, जिसमें केमिकल्स नहीं होंगे, उनको यूज़ किया जाता है बदले में केमिकल्स के, ठीक है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वहाँ पे किसी तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वहाँ पे किसी तरह का
वहाँ पे जो भी आप बो रहे हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है हमारे क्रॉप्स के यील्ड का। मीन्स जो भी सिंचाई होती है, जो भी उपजाऊ होता है, उससे क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, वहाँ पे सब चीज़ें नेचुरल होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब जैसा कि हमने देखा कि फार्मिंग क्या होती है, किस तरह का इनपुट्स लगता है, कैसा आउटपुट लगता है, कितना ह्यूमन इनपुट लगता है। देन उसके बाद टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मीन्स कि जो हमारी खेती के प्रकार होंगे, टाइप्स होंगे, उनके बारे में। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड। जो फार्मिंग होता है, जो खेती होता है, वो किया जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कई तरीके से, वेरियस वेज से, अक्रॉस द वर्ल्ड में से पूरे देश में हमारे कई तरीके से फार्मिंग को की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन। वो किस पे डिपेंड करता है, जोग्राफिकल कंडीशन पे। मीन्स कि वहाँ का कैसा जोग्राफिक एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरीके से या किस प्रक्रिया या किस तरीके को यूज़ करके वहाँ पे खेती की जाती है। और साथ ही साथ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कैसा वहाँ पे डिमांड है। जोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ किसी चीज़ को आप उगा रहे हो, अगर उसकी वहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उगाने का, वो ख़राब हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसी जोग्राफिकल कंडीशन है, कैसी डिमांड है उस प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करने के लिए, लेबर कैसे हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ पे यंत्र कैसा, आप कैसा यूज़ करते हो, किस लेवल का यूज़ करते हो। साथ ही साथ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। फिर उसके बाद देखिए, आप जो है डिपेंड करता है जोग्राफिकल कंडीशन पे, डिमांड कैसी है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, लेबर कैसे हैं, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में, वहाँ पे किस तरह की, किस तरीके से फार्मिंग होगी। और जो फार्मिंग होता है उनको 2 मेन टाइप में क्लासीफाई कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। मीन्स निर्वाह कृषि, मीन्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम कह सकते हैं गुजर बसर वाली खेती। मीन्स सिर्फ गुजारा हो सके, जो भी फार्मर होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे ताकि फार्मर खुद या खुद की फैमिली को सिर्फ खिला सके या अपने कंज्यूम के लिए, तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और जो कमर्शियल फार्मिंग होता है वो व्यावसायिक खेती होता है। मीन्स कि वो खेती जहाँ पर कमाई के अवसर ज़्यादा हो, मीन्स जो ऐसी खेती जिससे आप कमाओगे। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होता है जिसमें आप क्या कर सको, गुजर बसर कर सको। ठीक है। मीन्स कि जो फार्मर होगा वो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जो भी प्रोड्यूस करता है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर फैमिली। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि फार्मर सिर्फ इस तरह की फार्मिंग तभी करता है जब उसको खुद की ज़रूरतों को, अपनी खुद की नीड को पूरा करना होता है, मीट करना होता है। अपनी फार्मर की फैमिली, मतलब अपनी जो भी उसका परिवार होगा उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, तब वो ऐसी फार्मिंग करता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन ए स्मॉल आउटपुट। यहाँ पे पुरानी तरीके, ट्रेडिशनल तरीके यूज़ किए जाते हैं। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो भी यंत्र होते हैं उसका काफ़ी लो लेवल होता है। साथ ही साथ जो हाउस होल्ड, उनके घर में रह रहे जो भी लेबर्स होते हैं उनका यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है, थोड़ा मोड़ा स्मॉल आउटपुट्स वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ए इंसेंटिव सब्सिस्टेंस। जो भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है वो आगे जा कर के क्लासिफाइड किया गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। देखिए, अभी तक क्या था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग 2 तरह में डिवाइड किया। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को 2 तरीके से फर्दर आगे जाके क्लासिफाई कर दिया गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हमारा इंटेंसिव क्या हो गया, मीन्स गहन निर्वाह करना। ठीक है। और जो हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस हो गया वो आदिम निर्वाह हो गया।
मीन्स कि जो भी बर्न करके स्लैश के थ्रू एग्रीकल्चर होता है, बर्न एग्रीकल्चर होता है, वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। यहाँ पे क्या होता है, फार्मर जो है वो खेती करता है छोटे से ज़मीन पे, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स। वहाँ पे सिंपल टूल्स का यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करके वो वहाँ पे खेती करता है। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन। वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ डेज तक होता है, साथ ही साथ वहाँ सनशाइन, धूप वगैरह होती है। एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ की जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ होगी। परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप, वो क्या करती है, अनुमति देती है, परमिट देती है, संभव बनाती है ताकि वो एक या एक से ज़्यादा क्रॉप्स को वहाँ पे उगा सके एनुअली ऑन अ सेम प्लॉट। मतलब साल भर में वो एक या एक से ज़्यादा क्रॉप्स को वो उसी प्लॉट पे, सेम प्लॉट पे संभव कर सके ऐसा, ताकि वो उगा सके। वो किस पे डिपेंड करेगा, ऐसा कब संभव होगा, जब वहाँ की क्लाइमेट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डेज के लिए रहे, वहाँ पे अच्छी धूप हो, सनशाइन हो, मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो, फर्टाइल हो, तब ऐसा पॉसिबल होता है। राइस इज़ द मेन क्रॉप्स। राइस क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट मेन क्रॉप्स है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्स एंड ऑयल सीड्स। जो और भी हमारे क्रॉप्स होंगे, मतलब जो भी हमारे क्रॉप्स होंगे वो क्या इंक्लूड करते हैं, गेहूँ, मेज, पल्स एंड ऑयल शीट्स वगैरह। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है हमारा, गहन निर्वाह खेती जो होती है हमारी, वो क्या करती है, प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, मीन्स कि जहाँ पे जो आबादी है वो काफ़ी जो है वो थिक है, ठीक है, वो वहाँ पे फैल गई है, वाइड स्प्रेड हो गई, प्रिवेलेंट हो गई है। ऑफ द मानसून रीजन, जो हमारा मानसून रीजन होता है, जब बारिश वगैरह होती है उस टाइम में, कब, साउथ वगैरह में, साउथ वाले रीजन्स में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, तो इन सब जगह पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, जहाँ छोटे से प्लॉट पे एक या एक से ज़्यादा चीज़ें, क्रॉप्स को ग्रो की जाती है। देन उसके बाद आता है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होता है जहाँ पे बर्न एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, स्लैश एग्रीकल्चर कहते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स, जब जैसे देखिए बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, जब तक आपका खेत जो है, लैंड है, जब तक आपको वो फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, तब तक आप उगाओगे। जब एक टाइम के बाद वो अपनी उपजाऊ शक्ति खो देता है तो उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, और जो फार्मर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है फार्मिंग के लिए। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर ही आता है 3 तरीके से। ठीक है, ये इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, 2 तरीके का ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है। क्या क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स कि जब फार्मर क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग मीन्स खाना बदोश पशुपालन। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है हमारा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन is practiced in the thickly forest area of Amazon basin, tropical Africa, part of Southeast Asia and Northeast India। ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी अमाउंट में फॉरेस्टेड एरिया होगा, जैसे अमेज़ॉन देख लीजिए, अमेज़ॉन का जंगल देख लीजिए, अमेज़ॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका में चले जाइए, या पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, उन जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया होते हैं। ठीक है, दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये सारे जो एरिया होते हैं जहाँ पे
हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। साथ ही साथ क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे क्या होता है, क्विकली रीजनरेट हो जाता है वेजिटेशंस वगैरह। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम, वो प्लॉट जो होता है लैंड का, ज़मीन का, उसको क्लियर किया जाता है। कैसे, पहले पेड़ों से उसको फिल कर दिया जाता है, देन उसके बाद उसको बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। द एशेज आर देन मिक्स विद द सॉइल, जो फिर राख होती है बर्न करने के बाद, जो भी ट्री वगैरह को, पेड़ों को आप जला दोगे तो उसका जो राख होता है वो मिक्स हो जाता है हमारे मिट्टी में, सॉइल में। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटो एंड कसावा आर ग्रोन, तब क्या होता है हमारा जो उस मिट्टी में जब मिक्स हो जाता है जला हुआ पेड़, तब वहाँ पे जो है वो क्रॉप्स वगैरह जैसे कि मेज़ हो गया, याम हो गया, पोटैटो हो गया, कसावा जो हो गया, ये सारी चीज़ें तब जा कर के ग्रो करती हैं। अब कसावा क्या है, एक रूट वेजिटेबल है जिसको कि आप देखे होगे कि ये हम इससे आटा भी बनाया जाता है। एक जैसे हम कैसे आपको एक्सप्लेन करें, आप वो देखे हो शकरकंद देखे होगे, उसी तरीके का एक वाइट लाइट कलर का जो है वहाँ पे एक होता है जिसको लोग पीसते हैं तो उससे आटा बन जाता है, उसी को कसावा कहते हैं, ठीक है। याम मीन शकरकंद वगैरह, मेज़ जो भुट्टा होता है, ये सारी चीज़ें, पोटैटो, आलू, ये सारी चीज़ें कैसे उगाई जाती है, पहले वहाँ पे ट्री से फिल कर दिया जाता है, देन उसको बर्न कर दिया जाता है। जब उसकी राख मिक्स हो जाती है सॉइल में, तब जा कर के ये क्रॉप्स जो है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। आफ्टर द सॉइल लूजेस फर्टिलिटी, जब सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर लेती है तो लैंड इज़ अबेंडेड एंड द कल्टिवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट, तो जब लैंड में सॉइल जो अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है, फर्टिलिटी खो देती है, तो जो लैंड होता है वो क्या हो जाता है, अबेंडेंट हो जाता है, जो मतलब कि उसको छोड़ दिया जाता है, लेफ़्ट कर दिया जाता है कम्प्लीटली, और या फिर उसको जहाँ पे थोड़ा मोड़ा उसको, मतलब कहने का मतलब कि वो ख़राब हो जाता है, उस लैंड को छोड़ दिया जाता है। और जो कल्टीवेटर होता है, मीन्स कि जो कृषि होता है, जो उगाता है, वो क्या करता है, मूव कर देता है नए प्लॉट पर, उस जगह को छोड़ देता है, क्योंकि उस वहाँ की सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, तो वहाँ पे कुछ और ग्रो कर ही नहीं सकते, इसलिए वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह मूव कर जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, मीन्स शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया होती है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था ना कि इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर से भी जाना जाता है, ठीक है। देन आता है नोमैडिक हर्डिंग। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। देखिए, नोमैडिक हर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर सेमी एरिड और एरिड रीजन हो, मीन्स कि जहाँ पे सेमी एरिड मीन्स जहाँ पे थोड़ा मोड़ा रेन होता है पर पूरा हिस्सा जो होता है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है, ठीक है, उसको हम अर्ध शुष्क कहते हैं। मीन्स वहाँ थोड़ी थोड़ी रेन होती है, बारिश होती है, और पूरा एरिया ड्राई नहीं होता है। और जो एरिड रीजन होता है वो कम्प्लीटली ड्राई होता है, जैसे सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट हमारे इंडिया का है, जैसे कि राजस्थान देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिए। इन दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल। इस तरह की जो फार्मिंग होती है, खेती जो होती है, वहाँ पे जो हर्ड्समैन होते हैं, मीन जो चरवाहे होते हैं, जो लोग, जैसे आप देखे होंगे जो भेड़ बकरी चराते हैं, उनको कहा जाता है हर्ड्समैन। वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं अपने जानवरों के साथ फॉर फॉडर एंड वाटर, जो भी उनका पशुओं का, उनके जानवरों का जो भी चारा होता है, फॉडर होता है, उनके साथ और पानी के साथ, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स, जो भी रास्ते उनको डिफाइन किए जाते हैं उसके हिसाब से। दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो अराइज हुआ
स्टार्ट हुआ कैसे, इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक मीन्स जो भी जलवायु की कमी हुई जिस भी इलाके में, उसकी वजह से इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जब वहाँ पे जल की, हवा की कमी होने लगी किसी इलाके में, टेरेन में, तब वो इस तरह का जो मूवमेंट हुआ, नोमैडिक हर्डिंग वाला जो प्रक्रिया हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह अपने जानवर के चारे और जानवर को लेकर के, पानी को लेकर के मूव करते, तब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। शीप, कैमल, याक एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। जो शीप्स हो गए, कैमल हो गए, याक हो गए, गोट हो गए, बकरियां वगैरह, ये सब क्या है, रियली क्या ज़्यादातर क्या है, इनको पाला जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू हर्डर्स एंड देयर फैमिली। तो जो ये है शीप, कैमल, याक, गोट, ये सारे इन लोगों को पाला जाता है ज़्यादातर क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वुल, यहाँ तक के हाइड एंड अदर प्रोडक्ट, और भी सारे प्रोडक्ट्स जो चरवाहों के लिए, मीन जो चरते हैं उनके लिए या उनकी फैमिलीज़ के लिए। इसलिए ये जो है हमारा नोमैडिक फार्मिंग किया जाता है। ठीक है। वो अपने जानवरों को लेकर साथ में मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे देखिए आप इस पिक्चर के अंदर देखोगे, यहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल, जो लोग कैमल्स पालते हैं, कैमल्स का देखभाल करते हैं, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना, अपने कैमल का खाना लेकर के साथ साथ उनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग पार्ट, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग का जो खेती होता है उसको जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर झूमिंग के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको के अंदर मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील के अंदर रोका के नाम से एंड मलेशिया के अंदर लदांग के नाम से। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही होता है, पर इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग वर्ल्ड के मतलब देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपको कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।